नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शतरंज की बिसात पर अगर मोहरा ही अपने वजीर को आंख दिखाने लग जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? और महाराष्ट्र की सियासत में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोहरा मतलब प्यादा अपने ही वजीर, अपने ही बादशाह को आंख दिखा रहा है। और आप सही समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजकल अमित शाह से उलझे हुए हैं। वो शिंदे जो रहमो करम पर थे अमित शाह और मोदी के, वो शिंदे जिनको अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनाया, जिनको शिवसेना की पार्टी सौंप दी, सिंबल सौंप दिया, दफ्तर दे दिया, वही शिंदे आजकल अलग लहजे में बॉस अमित शाह से बात कर रहे हैं। और अगर जानकारों पर यकीन करूं मैं, तो अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जहां पर मिस्टर शिंदे ने मिस्टर शाह, बिग बॉस से कह दिया कि मुझे महाराष्ट्र में 120 सीटें चाहिए। 288 में से 120 सीटें शिंदे को चाहिए, 120 प्लस। सोचिए, जो बीजेपी 70-75 से ज़्यादा सीट नहीं देना चाहती शिंदे को, वो शिंदे कह रहे हैं 120 सीटें चाहिए, डिमांड कर रहे हैं। यदि आपने मुझे 120-130 सीटें दी तो हम सरकार बनाने के नजदीक जा सकते हैं। और मुझे यदि आपने प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के तौर पे, तो मेरे मराठा आंदोलन से अब अपने पीछे खड़ा हो सकता है। ये उन्होंने पहली बार अमित शाह के जीवन में किसी प्यादे ने डिमांड रखी। अब चाहे बीजेपी हो या शिंदे साहब हो या अजीत पवार की पार्टी हो, कैमरे पर कोई नहीं कहेगा। सब लोग यही कहेंगे कि ऑल इज़ वेल, क्योंकि बहुत क्रूशल इलेक्शन होने वाला है और दिन उंगलियों पर बचे हैं। अगले ही महीने वोटिंग है और अगले ही महीने 23 तारीख को नतीजे आ रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल स्टेट्स महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स, देश का सबसे अमीर राज्य, फैसला आने वाला है। और फैसले से पहले घर में सब कुछ ठीक नहीं है। और सच्चाई है कि अगर आप सीएम शिंदे को देखें तो मुख्यमंत्री शिंदे कहीं ना कहीं उलझते चले जा रहे हैं वजीर के साथ। भाषा और अंदाज भी बदला हुआ है। और अगर आप डिप्टी सीएम अजीत पवार को देखें तो ये सबसे नाराज हैं। इनकी लिस्ट नाराजगी की बहुत लंबी है, उसमें शिंदे भी हैं, फडणवीस भी हैं, बीजेपी के लीडरशिप भी है, सभी से नाराज हैं। मिस्टर नाराज हो गए वो अजीत पवार। और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये बेचारे इतने लो प्रोफाइल हुए, जब से मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, फडणवीस साहब का कोई नाम ही नहीं लेता। सच्चाई ये भी है। और दोस्तों, जो ज़मीनी सच्चाई है आज की तारीख में महाराष्ट्र की, वो ये है कि बीजेपी की जो सरकार है, जो महायुति की सरकार, या आप यूँ कह लीजिए मोदी और शाह की सरकार है, जिसमें दो पार्टियां तोड़कर बीजेपी के साथ एक कॉकटेल बनाई गई सत्ता की, ये जो सरकार है, इसका हाल ये है, आलम ये है कि हर स्तर पर, हर मोड़ पर झगड़े ही झगड़े हैं। ए बी से नाराज़ है, बी सी से नाराज़ है और सी डी से नाराज़ है। ये हालत है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अघाड़ी देखेंगे, यानी टीम इंडिया देखेंगे, तो चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, एक साथ बैठकर रोटी तो खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं एक साथ बैठकर। और अगर आप इन तीनों का, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की परफॉर्मेंस देखेंगे 4 महीने पहले जून में लोकसभा में, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बीजेपी जो पिछले कई बार के चुनाव में लोकसभा में 20 सीट से ऊपर लाती थी, इस बार 9 सीट लेके आई। जी हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 9 सीट मिली। शिंदे साहब 7 सीट लेके आए और अजीत पवार 1 सीट लेके आए। कुल मिलाकर 17 सीटें मिली। वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन आप कह सकते हैं 4 महीने पहले रहा है। जबकि अगर आप महाविकास अघाड़ी देखें, इन टीम इंडिया देखें, तो 17 की जगह 30 सीटें, 48 में से 30 सीटें मिली। यानी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर आप आंकड़े देखते हैं, महाविकास अघाड़ी भारी है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि फिर महाराष्ट्र में इस चुनाव में होने क्या जा रहा है? क्या मोदी और शाह अपने चुनावी संगठन के बल पर, अपनी पार्टी के दम पर, ऑर्गेनाइजेशन के दम पर चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या चुनाव इस बार महाराष्ट्र में सिर्फ पैसे के बल पर लड़ा जा रहा है? फ्री सरकारी योजना के
बल पर लड़ा जा रहा है, लाडली बहना टाइप योजना के बल पर लड़ा जा रहा है, फ्री बर्तन बांटने, मुफ्त बर्तन बांटने के बल पर लड़ा जा रहा है, इसके बल पर लड़ा जा रहा है, या फिर संगठन के बल पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि संगठन में मैंने आपसे कहा हर मोड़ पर, ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी में, एनडीए में, हर मोड़ पर नाराजगी है। इसको जानने के लिए आज मैंने 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया है। दोनों ही महाराष्ट्र के एक्सपर्ट्स हैं और महाराष्ट्र की स्थिति, अंदर की स्थिति आपके सामने रखने जा रहे हैं। अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, महाराष्ट्र के दौरे के बाद दिल्ली लौटे हैं। मैंने आज उनको इनवाइट किया और मैंने आज सुधीर सूर्यवंशी जी से कहा कि आप समय ज़रूर दें, क्योंकि आप एक एक सीट को फॉलो कर रहे हैं, एक एक लीडर को फॉलो कर रहे हैं। प्लीज़ डू कम टू आवर शो। और वो आए, उन्होंने समय निकाला और मैंने इन दोनों से यही पूछा है जो आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या वाकई मोहरा वजीर से उलझ गया है? मोहरा इतना बेअंदाज है? क्या शिंदे वाकई बार्गेन कर रहे हैं अमित शाह से? क्या ये बात सही है? ये जो बातें हम सुन रहे हैं क्या सही है? और अगर हकीकत है तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या अजीत पवार भी नाराज हैं? कैबिनेट मीटिंग से नाराज होकर निकल जाते हैं? ये हालत है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन महाराष्ट्र? मेरा सवाल यह है कि जो आदमी रहमो करम पर चल रहा हो, जो आदमी अपॉइंटमेंट लेता हो और पर्ची जाती हो अमित शाह के दफ्तर में और बाहर बैठता हो, वो एकनाथ शिंदे आज आंख में आंख डाल के बात कर रहा है अमित शाह से। वो एकनाथ शिंदे आज जो है डिमांड रख रहा है। मैं ये कह रहा हूं, इसकी वजह क्या? इसके पीछे क्या ये इसके पैसे की ताकत है? क्या है ये पैसे की? देखिए, पैसा तो एकनाथ शिंदे के पास इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बराबर है। मतलब इनकमिंग आउटगोइंग क्या पैसा? क्या फोन है क्या? हमारे यहाँ नेताओं के यहाँ सिर्फ पैसा, हमारे नेता पैसा कमाते हैं। पहले इनकमिंग और आउटगोइंग। इनकमिंग मतलब जो पैसा अंदर आ रहा है जेब में, हाँ, वो नहीं, बाहर नहीं निकलता। यदि ठाणे की सीट की बात करूं मैं, ठाणे लोकसभा सीट की बात करूं मैं, तो राजन विचारे क्लियर कट विनर था। सट्टा मार्केट राजन विचारे पे सट्टा लगाने को तैयार नहीं था, लेकिन आखिरी 4 दिन में राजन विचारे का पलटा पलट गया और बेचारा हार गया, क्योंकि फिर इतना पैसा चला, उसके सामने सब नतमस्तक हो गए। कल्याण में क्या पैसा चला, सुधीर भाई खुद बता सकते हैं। तो वो अपने लोगों पे पैसा खर्चा करता है, और ये पहले नहीं, बहुत पहले से। यदि इतने सारे शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए, तो इसलिए भी गए कि एकनाथ शिंदे ने हमेशा उनकी केयर करी। एकनाथ शिंदे ने अभी भी अपने सारे विधायकों को बोला कि पैसा कितना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, मुझे बताओ पहले। शिंदे के साथ अगर आप हैं तो भंडारा चल रहा है, पूरी सब्जी खीर सब मिलेगी। देखिए, 24 आवर भंडारा चल रहा है। ऐसा ही एक नेता कोकण में है, नारायण राणे जी। ऐसा ही बीजेपी में एक नेता था जिसका नाम था गोपीनाथ मुंडे, जिसके साथ जो भी जुड़ा कभी उसने आर्थिक दृष्टि से कभी कमजोर नहीं पाया अपने आप। नहीं टाइगर, ये ठीक है। तो ये नेता इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कार्यकर्ता तकलीफ में आए तो 2 मिनट के अंदर उसकी व्यवस्था होती है। जी चलिए, तो ठीक है। अच्छा, ये पैसा तो है ही। दूसरी बात आप बताइए ना, लोकसभा के नतीजों के बाद क्या हो गया? केंद्र में भी तो सरकार बैसाखियों पे आ गई ना, और उन बैसाखियों में 7 नंबर की बैसाखी 7 मेंबर की। भाई, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बाद यही है, एकनाथ शिंदे का ही नंबर है पार्टी में। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी, 7 MP है इनके पास, 7 MPs है उसके। तो आप उसको यदि एहसान बनाते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर तुमको बनाया हूं, तो भाई तुम्हारा भी प्राइम मिनिस्टर मेरे वजह से है, 7 मेरे भी है उसमें, और बड़ा आंकड़ा है 7। टाइगर, मैं अभी जरा सुधीर जी से मुंबई की नब्ज पूछता हूँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। ये जो आपने बातचीत बताई कि साहब शिंदे ये डिमांड कर रहा था अमित शाह के आगे और आंखों में आंखें देख के बात कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, मतलब बेअंदाज था, मुंबईया वाला वो था, ये तो बता दीजिए अमित शाह का रिएक्शन क्या था? अमित शाह क्या देख रहे थे, घूर रहे थे? अमित शाह ने क्या पानी पी लिया जब शिंदे वहां से चले? अमित शाह क्या सोच रहे थे कि ये मोहरा जो है उलझ रहा है, वो तो बताइए। अमित शाह जी ने जो मुझे जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, सुधीर भाई इसको कंफर्म यदि ओके होगा तो बिल्कुल बोल दीजिए सुधीर भाई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि वो तो बाद में देखेंगे,
मुख्यमंत्री का चेहरा भी बाद में देखेंगे। और अमित शाह ने एक स्टेटमेंट और दिया कि हमारे कई नेताओं के शहादत पे आपको मुख्यमंत्री बनाया है। हमने हमारे नेताओं के अरमानों को शहीद किया आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन हमने बड़ा त्याग किया है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यूं ही आप मुख्यमंत्री नहीं बने। एक उसको जचा दिया। दूसरी बात, उसको एक इंफॉर्मेशन दी, आप ज्यादा सीट मांग रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखें जो 40 का कुनबा आपके पास है उसमें से 60% लोग चुनाव हार रहे हैं। पहले आप उनको बदलने का प्रयास करिए, वहां नए उम्मीदवार ढूंढे, फिर आप 100 सीटें मांगे। ये एक काउंटर देके उनको वापस किया। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। बाकी सुधीर भाई क्योंकि मुंबई में बैठे हैं तो, और टाइगर सुधीर भाई के पास एक छोटी सी इजाजत इस समय ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं जानता हूँ। नहीं, उनके पास तो वो तो जखीरा है इंफॉर्मेशन का। एक छोटा सा सवाल और एक लाइन का जवाब। अगर मान लीजिए कि एनडीए यानी मोदी और शिंदे और आप कह लीजिए अजीत पवार, ये तीनों मिलकर हार जाते हैं, तो भाई कोई मुख्यमंत्री शिंदे बनेगा ही बनेगा नहीं। तो अगर शिंदे हारता है तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन शिंदे अगर जीता तो मुख्यमंत्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। नहीं। अरे बाप रे बाप। क्योंकि कितने भी बुरी स्थिति में बीजेपी तो आपने लॉरेंस बिश्नोई की तरह गोली चला दी साहब, सीधे बोल दिया नहीं। वस्तु स्थिति है भाई साहब, पूरे बीजेपी में अनरेस्ट है कि हमारे पास ज्यादा सीटें होते हुए भी हम क्यों मुख्यमंत्री। एक बड़ी बात टाइगर ने कही है, बिहार मॉडल चलेगा नहीं। इस बिहार मॉडल ने बीजेपी को सिंगल डिजिट पे लाया है। गॉट द पॉइंट टाइगर, गॉट द पॉइंट। टाइगर ने एक टाइगर जैसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे जीतते भी हैं तो भी शिंदे अब मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। ये टाइगर का स्टेटमेंट है, बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट बोल दिया। सुधीर जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछ लूं, फिर तो मुझे कई चीजें पूछनी है। क्या शिंदे अगर जीतते हैं, भाई देखो हार गए तो फिर तो बनना ही नहीं है, अगर शिंदे जीते, ये इलेक्शन शिंदे के नाम पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, शिंदे जीते तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अमित शाह उनको दोबारा बना देंगे मुख्यमंत्री, जैसे नायब सिंह सैनी को हरियाणा में बना दिया? देखो, अमित शाह उनको दोबारा बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो अमित शाह को पता है, लेकिन मुझे अनुमान ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एकनाथ शिंदे गले में अटकी हुई हड्डी हो गई है। उसको नीचे भी नहीं डाल सकते और ऊपर भी निकाल नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में बीजेपी उगल सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 100% भाजपा की बात पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र में कर रही थी, वो भाजपा कितने नंबर पे पार्टी बन गई वो सबको पता है। लेकिन जो शिंदे, उद्धव ठाकरे को खत्म करने के लिए जो शिंदे का उन्होंने जो सहारा लिया था, अभी शिंदे उनके सामने एक बड़ी समस्या बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी खत्म करे तो किसको करे? शरद पवार को खत्म करना था, वो वैसे की वैसे रह गए, वो तो उभर गए। उद्धव ठाकरे खत्म नहीं हो तो वो भी उभर गए। शिंदे को चाहते थे, वो भी एक बड़ा एक हेडेक बन गए बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही द्विधा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कैश 22 सिचुएशन में है। शिंदे को कम सीटें दिए तो सत्ता में वापसी का जो रास्ता है वो कम हो जाता है, वो डिम हो जाता है। ज्यादा सीटें दिए तो शिंदे हावी हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन बीजेपी के लिए मुझे लगता है काफी बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वैगमायर सिचुएशन बीजेपी के लिए। दीपक जी, आप सिर्फ नंबर पे जब ध्यान दीजिए, सिर्फ नंबर पे, अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें हम ये 6 पार्टी की जगह मोटा मोटी एक कलेक्टिव पार्टी जब एक कैलकुलेशन करते हैं, शिवसेना, शिंदे की गुट की शिवसेना, उन्होंने 7 सीटें जीती। उद्धव ठाकरे ने 9 सीटें जीती। कुल मिला के हो गए 16। लास्ट टाइम उनके थे 18 सीट, 18 में से 16 हो गए, 2 कम हो गए। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीती थी? 23 सीट। कितने हो गए? 9। तो उनका नंबर सबसे कम हो गया। एनसीपी शरद पवार ने 8 सीटें जीती, अजित पवार ने 1, उनका 9 नंबर हो गया। लास्ट टाइम कितने थे? 5 थे, तो उनका नंबर बढ़ा, सेना का नंबर बढ़ा। लेकिन घटा किसका? बीजेपी का घटा। कांग्रेस 1 पे थी, वो 14 पे चले गई इंडिपेंडेंट पकड़ के। तो सबसे ज्यादा जो लॉस रिवर्स पैराडिज्म में हम जब देखते हैं रिवर्स इसमें, तो सबसे बड़ा लूजिंग पार्टी और लॉस वाली पार्टी कौन है आज महाराष्ट्र में? बीजेपी, जो एक जमाने में कुछ साल पहले 100% हर रीजन में उनको देखते थे। एक चीज और बता दीजिए सुधीर जी, क्योंकि आप तो लगातार बंद कमरे में जो बातचीत चलती है, वो आपके जो एयरपॉड्स लगे हैं एप्पल वाले, वो भी आवाज पकड़ लेते हैं। ये बताइए, बंद कमरे में जो बातचीत हो रही है उसमें
शिंदे जो है 130 सीट मांग रहे हैं, 125 सीट मांग रहे हैं, 120, क्या प्रोजेक्शन है उनका? 288 में से कितनी सीटें अमित शाह से शिंदे मांग रहे हैं? स्पेसिफिक आंसर। देखो दीपक जी, 3-4 दिन पहले मैंने वो स्टोरी हमारे न्यूज पेपर में ब्रेक की थी कि शिंदे की जो मीटिंग हुई अमित शाह जैसे होम मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था, वहां पे गए थे, उसके बाद में उन्होंने मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में उन्होंने 110 और 120 का आंकड़ा अमित शाह के सामने रखा, और रखते हुए उन्होंने एक लॉजिक भी दिया कि महाराष्ट्र में जैसे आसिफ भाऊ ने कहा कि सबसे ज्यादा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बीजेपी के अगेंस्ट में, बीजेपी ज्यादा सीट लड़ेगी तो सबसे ज्यादा लूज करने का चांसेस भी उतना उनका है, और इसलिए शिवसेना यानी कि उनकी जो गुट है वो लड़ेंगे तो उनका कुनबा बढ़ेगा, तो सत्ता में वापस आएंगे। दूसरा लॉजिक शिंदे का मुझे ऐसे लगता है कि उनको ऐसे लगता है सत्ता में वापस आए लेकिन सबसे ज्यादा सीट हमारी रहे और बीजेपी नंबर 2 पे रहे। तो बीजेपी वो बनना नहीं देखना चाहते शिंदे महाराष्ट्र में। बीजेपी बढ़ेगी तो उनका कद भी वैसे ही ऑटोमेटिकली कम होगा, उनकी पार्टी कम होगी, उनकी लीडरशिप कम होगी। एक बार शिंदे सीएम नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली उनका पार्टी और उनका सिंबल सब चीजें चली जाएगी। इसलिए शिंदे भी मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक दुविधा की सिचुएशन है। जी, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सुधीर जी ने। पूरी राजनीति पर महाराष्ट्र की बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। इनका कहना है कि शिंदे के मन में जो धक धक हो रही है, वो जो दिल धड़क रहा है, इसलिए धड़क रहा है कि अगर शिंदे को कम सीटें मिली तो शिंदे की ना सिर्फ कुर्सी जाएगी, उसको किनारे किया जाएगा, जो पार्टी उद्धव ठाकरे से छीनी है वो भी जा सकती है। यानी पार्टी जाएगा, शिवसेना चली जाएगी हाथ से, सिंबल चला जाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, और वर्चुअली शिंदे सड़क पर आ जाएंगे, और हो सकता है बागी भी छोड़ के चले जाएं। ये स्थिति है। टाइगर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, अमित शाह की जो पॉलिसी है, अमित शाह और मोदी जी की पॉलिसी ये है कि पहले शिंदे से ठाकरे को किनारे किया और अब शिंदे को किनारे करना है। शिंदे की गोली से ठाकरे और अगली गोली शिंदे पे। इट्स एन अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन। यस 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 यस, मैंने तो हम तो कई बार आपके प्रोग्राम में बताया इस बारे में बात। अरे भाई, आपके बॉम्बे में ऐसे ही होता था, पहले ए से बी को मरवाओ फिर ए को मार दो। बस ऐसे ही होता है। देखिए, उनको बड़ा क्लियर कट है। जेपी नड्डा ने कई बार कहा है कि हमें क्षेत्रीय दल नहीं चाहिए इस देश में। ओके, वो हर जगह पे, देखिए, बीजेपी धीरे से गई उत्तर प्रदेश में, और देखते देखते बीजेपी ने वहां पे, अब समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी दो पार्टियां हैं। बिहार में वो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करेंगे, आरजेडी वर्सेस बीजेपी का एक युद्ध होगा। वो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी एक रहेगी, उनको पता है। अब वो शिवसेना को खत्म करके शिवसेना का कब्जा, वो वोट बैंक अपने पास, वैसे शिवसेना वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता, हिंदू माइंडेड पार्टी थी दोनों। उन्होंने शिवसेना को तोड़ा। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, उद्धव ठाकरे भी, जैसा कि अभी सुधीर जी ने सारे आंकड़े बताए, उद्धव भी ताकतवर हो गए, और जो धड़ा टूटा था वो भी अपना वजूद बता पाया। अब उनके लिए 2 शिवसेना हो गई। अब 2 शिवसेना को समाप्त करना होगा यदि अपना वजूद महाराष्ट्र में खड़ा करना होगा। तो अब पहले तो अजीत पवार तो अब राजकीय संन्यास लेने की स्थिति में है, वो तो अपनी एक पोजीशन पे आ गए हैं, और वो दयनीय पोजीशन है, मुझे बुरा भी लगता है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिशियन थे जो अब दयनीय स्थिति में पहुंच गए। अब सामने शरद पवार और कांग्रेस एक है, सबको पता है। अब बचती है शिवसेना। अब इन 2 शिवसेना में से अब उद्धव तो बाद में खत्म करोगे, पहले ये जो अपन ने पैदा किया इसका क्या करना, और इसको खत्म करने जाओगे तो आप मरोगे, क्योंकि इसने आपको ऐसा जकड़ के रखा है कि आप अब इसको अपने गले से उतार नहीं सकते। सही कहा उन्होंने, हड्डी गले के अंदर फंसी है, अंदर पेट में गई तो भी मौत है और बाहर निकली तो भी मौत है। लेकिन टाइगर, ये बताइए, तो अभी बहुत सारा मामला बचा है। इस चुनाव के बाद भाई दिवाली है, दिवाली के बाद फिर 2-4 और त्योहार होते हैं, और फिर 20 नवंबर को जो है वो वोटिंग है महाराष्ट्र में। 23 तारीख को शनिवार के दिन जो है वो नतीजे आ रहे हैं। 23 तारीख की शाम को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लग सकता है आपको दोस्तों को, 23 तारीख की शाम को अगर मान लीजिए ये सरकार चली जाती, तो फिर ये अजीत पवार और मिस्टर शिंदे, एकनाथ शिंदे, ये जो 2 लोग हैं, 2 बेचारे, ये जो 2 लोग हैं, इनका क्या होने जा रहा है? देखिए, शिंदे के पास नंबर अजीत पवार से बड़ा होगा, जो मुझे ऐसा लगता है,
तो शिंदे एक अपना गुट लेके एक प्रेशर गुट बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, उसका कहीं ना कहीं मराठा राजनीति, जो मराठा पॉलिटिक्स अलग चल रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार, जरांगे, एकनाथ शिंदे सब एक लगते हैं मुझे, क्योंकि एकनाथ शिंदे के सारे लोग अजित पवार को निपटा रहे हैं, जो शरद पवार को सुविधा होती है, और जरांगे पाटिल लगातार देवेंद्र फडणवीस को निपटा रहे हैं, जो शिंदे के लिए ठीक है। मतलब आप क्या तो कहना चाह रहे हैं, शिंदे का गुरु शरद पवार है क्या? तो भाई शरद पवार किसके गुरु नहीं है? ओफो टाइगर, तो ऐसे में वो शिंदे को ये भी बता सकते हैं कि तू बाहर से समर्थन ये कर तो आप सरकार। कहानी में नया मोड़ लिया है साहब। अरे बहुत सारे मोड़ है, रोज नए मोड़ हमको भी पता पड़ रहे हैं। जब जाते हैं, जब जरांगे के पास बैठेंगे तो पता पड़ेगा कि यार ये तो नया खेल हो रहा है, अलग अलग टाइप के खेल है। दुनिया मुंबई में सवाल कर रही है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन खड़ा है, और आप बता रहे हो एकनाथ शिंदे के पीछे शरद पवार खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, जरांगे पाटिल को यदि तकलीफ है महाराष्ट्र सरकार से, तो महाराष्ट्र सरकार का मुखिया कौन? मुख्यमंत्री है ना। दूसरा उप मुख्यमंत्री अजित पवार है। इन दोनों के बारे में एक शब्द नहीं कहते हो, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करते, जो एक दूसरे उप मुख्यमंत्री, सिर्फ एक ही नाम। और अरे भाई, तो इनके बताइए, ये तो पार्टनर है साथ में। अजित पवार तो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे के, साथ में बैठते हैं कैबिनेट में, और एकनाथ शिंदे के मंत्री कहते हैं कि अजित पवार के साथ बैठने के बाद हमको उल्टी जैसा लगता है। टाइगर, आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। एक मिनट पॉज ले लीजिए, जरा सुधीर जी से पूछ लें, भाई बंबई से हैं सुधीर जी। टाइगर की बातों पे मुझे यकीन नहीं है, हालांकि टाइगर है, टाइगर की बातों में हमेशा दम रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि साहब एकनाथ शिंदे जो है, जिससे अमित शाह का धीरे धीरे 36 का आंकड़ा होता जा रहा है, एकनाथ शिंदे के पीछे शरद पवार खड़े हैं। क्या सही बात है? क्या शरद पवार गुरु हैं एकनाथ शिंदे के? सुधीर जी, आपकी रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखो, अभी मैं वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगा, गुरु है शिष्य, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल आपको दर्शक कहूंगा। शरद पवार जी एकनाथ शिंदे जी को इतने क्यों मिल रहे हैं, बार बार क्यों मिल रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट का काम रहता है, फोन पे भी हो सकता है, कोई महामंडल, कोई भी चीज है, फोन पे भी बातें हो सकती है। उनके घर में जाना, खाना खाना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ऐसी कौन सी बातें चल रही है दोनों में? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था अशोक भाऊ को, मैं उसका एक हाइपोथेटिकल आपको एक सिनेरियो आपके सामने खड़ा करता हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति का क्या हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो। देखो, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, शरद पवार की पार्टी रहेगी, शिंदे ने ज्यादा सीट लड़ा तो उसकी पार्टी नंबर 1 आ जाए और भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 आ जाए, तो अपोजिशन लीडर किस पार्टी का होगा? शिवसेना का। तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 पे चली जाएगी महाराष्ट्र में, जो 100% भाजपा की बात करती थी महाराष्ट्र में। तो उस वक्त शिंदे को तकलीफ शरद पवार से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है। शिंदे को तकलीफ सिर्फ बीजेपी से और उद्धव ठाकरे से है, और शरद पवार को तकलीफ बीजेपी से है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दोस्त। ये राजनीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, देयर आर परमानेंट ओनली इंटरेस्ट। राजनीति में सुधीर साहब कह रहे हैं कि राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु है, ना स्थायी मित्र है। स्थायी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, जो आपके इंटरेस्ट है स्थायी है, स्वार्थ है आपके। जी 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 जी, स्वार्थ। टाइगर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है? चलिए, ये तो एकदम पूरी आज आपने जलेबी बना दी है। टाइगर कभी जलेबी बनाता नहीं है, लेकिन आज जलेबी बना दी टाइगर ने। और उस जलेबी में हमारे पॉलिटिक्स है, 6 राजनीतिक दल है, उलझा दिया। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, 6 राजनीतिक दल है, सभी दिग्गज है और सभी चेस के ग्रैंड मास्टर है। उसके ऊपर दिल्ली का तड़का है, जिसको आप चाणक्य कहते हो और मैं जुगाड़ू कहता हूं। अब इतने सारे लोग आने के बाद चंद्रकांता तो होगा ना सर। आपने जो आज जलेबी बनाई, पहले आप अच्छा जलेबी भी बनाई और सुधीर जी से मोहर भी लगवा ली उस पर। आपने कहा कि साहब एकनाथ शिंदे और अमित शाह की बन नहीं रही है, और बाद में आपने कह दिया कि भाई एकनाथ शिंदे के पीछे शरद पवार खड़ा है और शरद पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर निपटान। अरे ये तो मतलब अनबिलीवेबल, अमेजिंग।
जस्ट लाइक एन अटैक दीपक- ऑफ मिस्टर लॉरेंस बिश्नोई, दीपक भाई- इट्स जस्ट लाइक दैट। दीपक भाई, मैं ये लॉरेंस sentence बिश्नोई का बोलूंगा, ऑपरेशन चल रहा है एक साहब, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा। एक सेंटेंस बोलूंगा। वर्तमान में सिर्फ शरद पवार जानते हैं कि वो किसके पीछे खड़े हैं। किसके पीछे खड़े हैं, बता दो मैं हमारे आकलन के बहुत आगे है वो। चलिए मैं जरा सुधीर जी के पास आता हूँ। सुधीर जी ने कई किताबें लिखी हैं, इनका बड़ा रिसर्च है शरद पवार पे। क्या शरद पवार के हाथ में सारी बागडोर है सुधीर जी? खिलाड़ी सबसे बड़ा वही है शरद पवार, ही इज द चाणक्य ऑफ इंडिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में भी सब लोगों को लगता था कि शिवसेना बीजेपी के नंबर आ गए तो उनकी सरकार बन गई। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, मेरा अनुमान भी, तो मैंने स्टोरीज भी की थी, बुक में भी उसका जिक्र हुआ है चेकमेट में। शरद पवार ऐसे शख्स है कि चीजें वो होने देते, फिर बाद में पर्दे के पीछे ऐसी राजनीति करते किसी को समझ में नहीं आती। उन्होंने इलेक्शन के पहले ही उद्धव ठाकरे को डोर डाला था, और जब उनको पता चला कि नंबर ऐसे रहे तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली। वैसे ही मुझे लगता है कि ये इलेक्शन के पहले ही शरद पवार ने अपने मोहरे बिछा दी है। जैसे एक शिप रहता है ना, कोई एंकरिंग करने के लिए डालना होता है तो एंकर हम डालते, वैसे शरद पवार हर जगह एंकरिंग डालते रहते, जहां पत्थर लगा वहां पे अपना शिप रुका देती है, लेकिन एंकरिंग डालना भूलते नहीं है और रुकते नहीं है जहां पे डालना। मुझे लगता है उसी तरह से उन्होंने एंकरिंग शिंदे के पास भी डाल दी है। बहुत से इक्वेशंस आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूं कि मोदी ने आज से 2-3 बरस पहले कहा था कि साहब शरद पवार तो मेरे गुरु रहे हैं। उधर राहुल गांधी का कहना है कि साहब ये भी मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं मिस्टर पवार। नायडू बाबू कहते हैं कि साहब ये तो हमारे पुराने उस्ताद हैं, और नायडू बाबू भी उनसे सलाह लेते हैं। और जब संकट में उद्धव ठाकरे आए, चरण छूता है आके, जी हाँ, जगन रेड्डी चरण छूते हैं। उद्धव ठाकरे जब क्राइसिस में आए तो शरद पवार से सलाह लेने लगे। और अब एक नई चीज टाइगर ने कह दी कि एकनाथ शिंदे जो है ये भी शरद पवार का ही मोहरा। अरे बाप रे बाप। तो इसको क्या कहें कि हमने सुना था कि सबका मालिक एक, ये सुना था साईं बाबा के बारे में कहा जाता है सबका मालिक एक, और आज मैं कहूंगा सबका बाप एक महाराष्ट्र में। ये सही बात है? सबका बाप एक मिस्टर पवार, सबके बाप हैं वर्तमान में तो है टाइगर, आगे वर्तमान में तो दिखाई देते हैं। क्या टाइगर हम ये मान सकते हैं कि ये जो चुनाव है शरद पवार के इर्द गिर्द? दीपक भाई मुझे सिर्फ आप 30 सेकंड दीजिए, और सुधीर भाई 30 सेकंड दिए आपको, यदि अच्छा लगे तो एंडोर्स करें। फाइनल 30 सेकंड। क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे चुनाव के पहले, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान जी। शरद पवार ने विड्रॉ कर लिया, कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और उसमें चुनाव हुए, उन्होंने कांग्रेस को उस टाइम बर्फ में लगा दिया। उसके बाद सरकार बनी, उद्धव ठाकरे और शिवसेना और बीजेपी साथ में आए, सरकार बनी, मंत्रिमंडल को लेके अनबन थी, तो विश्वास के प्रस्ताव के समय शिवसेना बैकआउट हो गई। तब शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को मदद करके शिवसेना को बर्फ में लगा दिया। उसके बाद चुनाव हुए, उसमें शरद पवार मतलब बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ी, उन्होंने शिवसेना को हाईजैक करके बीजेपी को बर्फ में लगा दिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी सभी राजनीतिक दल आज उन्हीं के पास जाते हैं। कांग्रेस उन्हीं के साथ है जानते हुए कि हमको बर्फ में लगाया था, उद्धव ठाकरे भी जाते हैं जानते हुए कि हमको बर्फ में लगाया था, और बीजेपी भी सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठा है। तो कुल मिलाकर अब ऐसे आदमी को क्या कहे आप जिसको बाप कहे, कोई कहेगा कि तुम बहुत ज्यादा महिमा मंडन करते हो, ये मैनिपुलेशन है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिपुलेटर एंड ही इज कूल मैनिपुलेटर। वो बहुत कम बोलते हैं सुधीर जी, और चाले चलते हैं। सुधीर जी बहुत कम बोलते हैं, चाले चलते हैं। सुधीर जी क्या उम्र होगी, आपने तो किताब लिखी है, शरद पवार की उम्र क्या होगी इस वक्त, शरद पवार साहब की? सुधीर जी देखो, शरद पवार जी को उनका उम्र का जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी बता दीजिए कि मेरी जो उम्र है 84, वो भूल जाइए। उम्र एक नंबर रहता है, बाकी सब दिमाग का खेल रहता है। उनका दिमाग अभी भी मुझे लगता है तेज तर्रार है, वो तेज तर्रार की वजह से ये सब 80 के तो ऊपर है, 80 साल से तो ऊपर ही है, 84 ईयर ओल्ड है। लेकिन 84 साल
84 साल के बाद दोस्तों हमने शुरू करी थी एकनाथ शिंदे उलझ गए हैं अमित शाह पर, लेकिन बात चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो बात शरद पवार पर आकर रुक गई। और मुझे आखिर में ये कहना पड़ा, जो दो मेरे एक्सपर्ट्स हैं दोनों ही महाराष्ट्र के आप कह सकते हैं किंग हैं, एक तरफ हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी और दूसरी तरफ अशोक वानखेड़े, दोनों ही 25-30 बरस से एकदम जिनके ग्रिप में जो है वो महाराष्ट्र है, ऐसे रिपोर्टर हैं ये। इन दोनों का ये कहना है कि भाई चाल कोई चल रहा हो, चाल चाहे मोदी चल रहे हो, चाहे अमित शाह चल रहे हो, राहुल गांधी चल रहे हो, उद्धव ठाकरे चल रहे हो, शिंदे चल रहे हो, अजीत पवार चल रहे हो, देवेंद्र फडणवीस चल रहे हो, जो भी चालें चल रहा है, बाजी एक आदमी के हाथ में है और उसका नाम है शरद पवार। 84 years old शरद पवार द चाणक्य। टाइगर आप आए भाई, जाते जाते एक बात और बता दूं, जो 80 घंटे की सरकार बनी थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा बने थे, क्या आपको लगता है कि शरद पवार के बगैर इजाजत हुआ ये सब? तो दोस्तों बाजी, महाराष्ट्र की बाजी शरद पवार के हाथ में, चाल कोई चले। और जो फाइनेस्ट पॉइंट है, जो एडवांटेज इस वक्त इंडिया अलायंस है कि इंडिया अलायंस के पास शरद पवार है। ये एक आप कह सकते हैं गुड नोट पे मैं छोड़ने जा रहा हूं कि शरद पवार इस वक्त उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के साथ है। टाइगर आप आए और आज आपने उलझा दिया बहुत ज्यादा। तो जो हाल मुंबई पुलिस का लॉरेंस बिश्नोई के इन्वेस्टिगेशन में, वो हाल आज मेरा हो गया। आपने एकदम उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया। और सुधीर जी, आपने आज टाइगर का साथ दिया, टाइगर की हर बात पे आप मोहर लगाते गए। मुझे लगा दोनों लोग स्क्रिप्टिंग करके आए। ये अलग बात है कि मैंने, आप दोनों को मालूम नहीं था कि आज आप दोनों को मैंने न्योता एक साथ दिया, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप भी शरद पवार मोड में। थैंक यू सो मच टाइगर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। ऐसा मत कहो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कमेंट आएंगे कि सुधीर और अशोक वानखेड़े का डील शरद पवार से क्या हुआ। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप उसको राजनीति के बाप कहे, मैं उसको मैनिपुलेटर मानता हूँ, पॉलिटिकल मैनिपुलेटर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में कि ये दोनों लोग जो दो पत्रकार हैं, बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि ये दो लोग कम से कम शरद पवार का दिमाग पढ़ लेते हैं। दे आर रीडिंग वेरी वेल द माइंड ऑफ मिस्टर शरद पवार। ये भी चेंज करूं? नहीं, हम कोई माइंड उनका देख बोल ही नहीं सकता भाई। मैंने क्या कहा, शरद पवार का ड्राइवर को पता नहीं होता घर से निकलते हुए गाड़ी रुकेगी कहाँ। दीपक जी, आप चेस का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये कहिए कि ये शरद पवार जो चालें चलती है, ऊंट की चालें ज्यादा चलती है, तो सामने वाले को समझ में नहीं आते हुए ऊंट किधर जाएगा, कौन से घर जाएगा, ऊंट किधर जाएगा, किस घर जाएगा। चलिए, टाइगर कह रहे हैं कि हम माइंड भी नहीं रीड कर पा रहे, लेकिन इन दोनों पत्रकारों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने आज जिस तरह से इस प्रोग्राम को कंक्लूड किया, शरद पवार के बारे में जो असेसमेंट है, वो असेसमेंट अगर ठीक होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाजी भले ही सारे लोग खेल रहे हैं, असली पत्ते शरद पवार के हाथ में। शरद पवार का पत्ता जब खुलेगा, मुझे लगता है 23 नवंबर की जिस दिन मशीनें खुलेंगी, आपको क्लियर हो जाएगी कि हु इज द रियल चाणक्य, कौन है। टाइगर आपका शुक्रिया और सुधीर जी आपका शुक्रिया, आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।